हेलो फ्रेंड, टेक्निकल जितेंद्र में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीएफ अकाउंट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये पीएफ अकाउंट क्या होता है। पीएफ अकाउंट का मतलब है प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये एक सेविंग अकाउंट होता है जो मेनली एम्प्लॉयर्स के लिए होता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपकी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा और कंपनी की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन इस पीएफ अकाउंट में जाता है। ये पैसा आपको रिटायरमेंट के लिए सेव किया जाता है ताकि जब आप रिटायर हो या जॉब छोड़ दो तो आपको एक अच्छा खर्चा मिले। पीएफ का पैसा आप इमरजेंसी में भी निकाल सकते हो, जैसे हो गया जैसे घर खरीदने के लिए या मेडिकल इमरजेंसी में या जॉब छोड़ने के बाद। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पीएफ का कितना चार्ज सैलरी से काटा जाता है या कितना परसेंटेज हमारे सैलरी से कटता है। पीएफ के लिए सैलरी से एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। ये कंट्रीब्यूशन अलग अलग हिस्सों में जाता है जिनका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह होता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 12% यानी 12% पीएफ अकाउंट में जाता है। एम्प्लॉयर भी बेसिक और डीए का 12% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसका पूरा हिस्सा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में नहीं जाता है। इसका 8.33% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्कीम में जाता है, बाकी का 3.67% ईपीएफ अकाउंट में जाता है। इस तरह से अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आपके पीएफ अकाउंट में आपका 1,200 और एम्प्लॉयर के तरफ से भी 1,200 कंट्रीब्यूट होगा। लेकिन उसका 1,200 में से 833 ईपीएस में और 367 ईपीएफ में जाता है। ईपीएस और ईपीएफ ये दोनों क्या होता है ये अब हम लोग जानते हैं। ईपीएस का मतलब होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोनों प्रोविडेंट फंड के अंदर ही आता है, लेकिन इनका मकसद और पैसा यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। आइए अब हम लोग इनके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एक सेविंग स्कीम है जो आपको रिटायरमेंट के लिए होती है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है। यह पैसा आपका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है। विड्रॉल के लिए आप इस फंड को रिटायर होने पर, जॉब छोड़ने पर एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद या इमरजेंसी सिचुएशन जैसे हो गया घर खरीदने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट या शादी के लिए निकाल सकते हैं इसको। इंटरेस्ट रेट ईपीएफ पर हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये इंटरेस्ट आपको बैलेंस पर लगता है जो एक अच्छा सेविंग और सोर्स बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ये स्कीम आपका रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रोवाइड करने के लिए है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन से एक हिस्सा 8.33% ईपीएस में जाता है। इसका मकसद ये है कि जब आप रिटायर हो तो आपको हर महीने एक रेगुलर इनकम मिले जो पेंशन के रूप में होता है। पेंशन तभी मिलता है अगर आपने मिनिमम 10 साल तक जॉब की हो और ईपीएस कंट्रीब्यूशन दिया हो। पेंशन की एज लिमिट 58 साल होती है, मतलब 58 साल होती है। लेकिन
अगर आप 50 साल के बाद भी रिटायर होते हैं तो कम पेंशन के साथ अर्ली पेंशन ले सकते हैं। ईपीएफ आपका सेविंग के लिए होता है जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं, और ईपीएस आपका रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन के रूप में इनकम प्रोवाइड करता है, जो तभी मिलता है जब आपने ईपीएस में कम से कम 10 साल कंट्रीब्यूट किया हो। ये दोनों स्कीम साथ में मिलकर आपको एक सिक्योर फाइनेंस फ्यूचर प्रोवाइड करने में मदद करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ईपीएफ को हम लोग अपने लाइफ में कितनी बार इमरजेंसी में विड्रॉल कर सकते हैं। तो ईपीएफ को लाइफ में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए विड्रॉल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन और लिमिट होती है। विड्रॉल के लिए आपको हर बार प्रॉपर रीज़न बताना होगा, और गवर्नमेंट ने हर रीज़न के लिए अलग अलग रूल्स बनाया है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशन और उनके विड्रॉल लिमिट दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी, जब आप खुद या फिर आपका परिवार का कोई मतलब पेरेंट्स या फिर आपके बच्चे में कोई किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप आपका 6 महीने का बेसिक सैलरी प्लस डीए या पीएफ बैलेंस का 50% जो भी कम हो वो आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आप लोग कितनी बार विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप मेडिकल इमरजेंसी को बार बार किया जा सकता है। जितनी बार ज़रूरत हो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो चलिए अब दूसरा बताते हैं आपको मैरिज। आप खुद की शादी के लिए या फिर सिबलिंग्स या बच्चों की शादी के लिए आप इसको मैरिज रीज़न डालकर आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 7 साल का सर्विस होना चाहिए। इसमें आपका जो विड्रॉल लिमिट है वो बैलेंस का 50% आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं, और मैक्सिमम 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं इसको आप। और आप हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉल कर सकते हैं, अपने या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉल कर सकते हैं। और इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको मिनिमम 7 इयर्स का आपका सर्विस होना चाहिए। और इसमें आपका जो विड्रॉल का लिमिट है वो बैलेंस ईपीएफ बैलेंस का 50% तक इसमें आप विड्रॉल कर सकते हैं, और यह आप लाइफ में 3 बार विड्रॉल कर सकते हैं। इसके सिवाय आप होम लोन का पेमेंट के लिए विड्रॉल कर सकते हैं, घर खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें आपको मिनिमम 10 साल का सर्विस होना चाहिए, और आपका टोटल ईपीएफ बैलेंस का 90% आप विड्रॉल कर सकते हैं, और ये आप अपना लाइफ में एक ही बार निकाल सकते हैं। तो ये आप एक बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते अपना लाइफ में इस रीजन से। और घर का रेनोवेशन के लिए आप निकाल सकते हैं, जैसे कि घर की मरम्मत हो गया या रिपेयर हो गया, इसके लिए आप ये रीज़न दे सकते हैं। आपको मिनिमम 5 साल का सर्विस होना चाहिए। और ईपीएफ बैलेंस का 12 महीने का बेसिक सैलरी प्लस डीए या टोटल पीएफ बैलेंस का 100% जो कम हो वो आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। और ये आप अपने जीवन में 2 बार विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला रीज़न का बात करते हैं। अगला रीज़न हो गया, मान लीजिए किसी कारण से आप जॉबलेस हो गए या अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ गया, तब आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। उस टाइम का जो आपका क्राइटेरिया होता है, अगर आप 1 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है या जॉबलेस हैं, तब आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है।
इसका जो विड्रॉ का लिमिट है वो 1 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट के बाद, यानी कि 1 महीने से अगर आप बेरोजगार हैं तो आप 1 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट के बाद आप अपने पीएफ का 75% विड्रॉ कर सकते हैं, और 2 महीने के बाद बचा हुआ 25 भी निकाल सकते हैं आप। सोचिए कितना बेहतर स्कीम है। जब आप बेरोजगार बैठे हुए तब आपको फिनेंशियली सपोर्ट देगा। तो ये कितनी बार ये आप निकाल सकते हैं उस सिचुएशन में, ये हम आपको बता देते हैं। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती आप एक बार यह विड्रॉ कर सकते हैं। ईपीएफ में इमरजेंसी विड्रॉल्स के लिए अलग अलग रीज़न का हिसाब से लिमिट और कंडीशन होता है। कुछ केसेस में ये बार बार विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, और जबकि कुछ सिचुएशन में आप सिर्फ लिमिट बार ही विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे शादी के लिए, घर की मरम्मत के लिए। इसका मकसद ये है कि लोग अपनी सेविंग को सिर्फ ज़रूरत के वक्त पर ही यूज़ करें, ताकि रिटायरमेंट के बाद पैसा बचा रहे जो आपको पेंशन के रूप में आपको उस वक्त फिनेंशियली सपोर्ट करे, फिनेंशियली आपको खड़ा रख सके। चलिए, आज का वीडियो हमारे लिए इतना ही था। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें आपको बताएंगे कि यह पीएफ का अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, यूएन नंबर कैसे एक्टिवेट किया जाता है, यूएन नंबर क्या होता है, पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।